केपी सर से टिप्पणी। केपी सर, हम ये पा रहे हैं कि कुछ जो अलग अलग डिफरेंस कुछ दिखते हैं चीजों में। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो बार बार अब ये कहने लगा है कि आप इस पे अपनी राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति ना चमकाइए, वो कहते हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, दिखलाई पड़ रहा है। मोदी जी जो है कहीं कुछ थोड़ा सा नरमी बरतते दिखते हैं, कभी वो हार्ड हो जाते हैं। तो जैसा देश काल परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग, और अभी बहुत सारी उनकी जो कहीं लगता है साफ साफ दुविधा कि संघ को बहुत सारे फैसले लेने, उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला अब ये निकल कर आया है कि अगले 8, 10, 15 दिन में वो धमाका संघ करने वाला है। तो ये जो जितना जो एक अजीब से हालात है, क्या यही सब कुछ पीछे छुपा है? क्या कहेंगे आप मलिक सर? संजीव जी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि चाहे वो आरएसएस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी हो, कोई भी अगर स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई भी वक्तव्य दे रहे हैं, तो उसको आप ये खामखा मत समझ लीजिए। वो बड़ी सोची समझी रणनीति होती है। अगर आरएसएस कह रही है कि भाई आप सौहार्द मत बिगाड़िए हिंदू मुस्लिम का, तो आप खुद ही कह रहे हैं, तो वहां यूपी में क्या हो रहा है, संभल में क्या हो रहा है? आप तो मथुरा में बोल के गए थे, तो यहाँ तो हम कह रहे हैं मथुरा की तैयारी है। आप देखिए ना, आपने अपने शुरुआती संबोधन में भी कहा कि मथुरा के होली के जो हुड़दंग है होली का, उसमें कहीं भांग में कुछ और तो नहीं घुल जाएगा, जैसे दिल्ली की गंगा में जहर घुल गया था। तो आप ये समझ लीजिए कि निशाना कहीं और है और बात कहीं और की कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात यहां भी संजीव जी ने कही कि आप तमिलनाडु पहुंच गए। यहां हमारे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। मैं 3 दिन से इस मुद्दे को उठाए घूम रहा हूं। एक किसान सुसाइड करता है, गन्ना किसान, जिसको आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को संपन्न किसानों का एरिया माना जाता है, जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, वहां स्थितियां ऐसी गंभीर हो गई हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं लगातार। और उस आत्महत्या की बात वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं, जो राजनीति करते हैं, जो किसानों की राजनीति करते हैं, वो संसद में खड़े हो गए, वो लखनऊ की विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें तमिलनाडु में जो स्टालिन जो चक्रव्यूह चला रहे हैं उसको तोड़ना होगा और हमें हिंदी को और संस्कृत को बचाना होगा। सोचिए आप, जयंत चौधरी और हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी लग गए हैं इस काम पे कि हमें संस्कृत को बचाना होगा, और भाजपा इस पर कुछ नहीं बोल रहे। इसका क्या मतलब लगाएं? पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं, ताली बजा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी को याद आया 150 साल पुराना कानून कि देखिए जो हमारे से पहले 75 साल की, अब ये 75 साल में भैया वाजपेयी जी भी तो थे, उन्होंने भी लगभग 5 साल राज किया, तो उन्होंने भी तो नहीं किया ना। आपने एक बड़ा कानून खत्म किया कि जो अंग्रेजों ने बनाया था कि 10 लोग अगर नाच रहे हैं तो उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। कहीं वो ऐसा कोई जो है आजादी का या कोई ऐसा प्रचार तो नहीं कर रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे हो तो कहीं हमें पता ही ना लगे, संकेत में कहीं डांस में ही कोई ऐसा कर रहे हो तो इनको गिरफ्तार कर लो। और वो मोदी जी ने आगे खत्म कर, देखिए कितना बड़ा काम मोदी जी ने किया। और इस पे ताली कौन बजा रहे हैं? गुलाम नबी आजाद जी ताली बजा रहे हैं इस पे। और वो कह रहे हैं कि हमसे पहले जो 75 साल से कई सालों तक सरकार में बैठे रहे, यही बैठे हैं, सीधे सीधे उनके मुंह पे बोल रहे हैं और वो खुश होकर ताली बजा रहे हैं। आप मुझे गाली देते रहिए और मैं आपको तालियां बजा रहा हूं। जब स्थिति ये आ गई है तो चाहे भाजपा कुछ कहे, चाहे आरएसएस कुछ कहे, ये सब चीजें होंगी। संजीव चंदन जी कुछ कहे, अनिल सिन्हा जी कुछ कहे, बिहार हाथों से जा चुका है, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे कुछ हो। नीतीश कुमार जी बहुत जल्दी आपको शिंदे की भूमिका में नजर आएंगे, मैं लगातार आपके चैनल पे कह रहा हूं। आज नीतीश कुमार ऐसे फंस चुके हैं कि एक तरफ उनके खाई है, एक तरफ कुआं है। अगर वो समर्थन वापस लेते हैं तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, अगर वो समर्थन वापस लेते हैं तो जनता भी दक जाएगी। तो वो तो बेचारे मरे पड़े हैं, वो तो किसी तरह सोच रहे हैं कि अपने बेटे के कंधे पे जो है बंदूक रख के थोड़ा सा कुछ नैया पार कर ली जाए। जो सर्वे, तथाकथित सर्वे आया है, ये सर्वे करने वाली कंपनी कौन है, इस कंपनी के मालिक कौन है, वो नाना देशमुख जी कौन थे? जब आप ये करेंगे तो आपको सर्वे तुरंत ज्ञान हो जाएगा आपको। लेकिन उस सर्वे में भी लोगों की पसंद तेजस्वी यादव को बताना भी बड़ी बात है, भाजपा के किसी नेता को तो बताया नहीं। वहां पे उनको जो आपके भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित फायर ब्रांड है, जिनका नाम अभी संजीव जी ने लिया, उनका तो बताया नहीं कि उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। लोकप्रियता तो वहां तेजस्वी यादव की ही बता रहे हैं, 18% बता रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी को चाहते हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है, ये कहीं ना कहीं है, इसलिए सर्वे में बताया गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत अपने बयान देती है, अपना काम करती है।
जो उसको जनता में दिखाना उसको दिखाती है, वो सारी चीजें सोच समझ के करती है, ऊपर से नीचे आप चाहे कुछ भी कहें और हम उनके जुमलों पे लगाए। अब आप याद करिए, आज मोदी जी जो है सूफी संतों को बहुत बढ़िया बता रहे हैं, अरे जबरदस्त लोग थे और मैं तो इनका भाई, और मेरे ऊपर तो एहसान है इन लोगों का। ये इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भी अमीर खुसरो जी के साथ कई बार उनकी गजलें वगैरह सुनने आ जाता था, ये कहानी इन्होंने भूल गए वो है। अभी संजीव जी ने कहा बोहरा समाज से तो उनका पुराना नाता है, उन्होंने कहा था पहले जाके। तो अब वो कुछ भी कहें, उनकी बातों पे तालियां ही तालियां बजेंगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं संजीव जी कि ये कुछ भी हो, मैं एक बड़ी बात आपको यहां जिक्र करना चाहता हूं कि ये जो कहते हैं और जो लगातार चला रहे हैं कि औरंगजेब ने जो है हमारे सारे मंदिर तोड़ दिए जी। अभी पिछले दिनों हमें कहीं से पता चला, हमने देखा 2005 में इसी दैनिक जागरण ने छापा था कि औरंगजेब का वो आदेश, औरंगजेब का वो जो उनका एक आदेश होता था, सरकारी आदेश, सरकारी हुक्म, उसकी प्रतिलिपि काशी विश्वनाथ हिंदू में रखी हुई है। जो काशी विश्वविद्यालय है हमारा, उसमें संरक्षित है कि आदेश है औरंगजेब का कि कोई भी बनारस या आसपास का मंदिर नहीं तोड़ा जाएगा। आपने तो कोई ऐसा आदेश दिया नहीं कि कोई मस्जिद तोड़ी नहीं जाएगी, आप भी एक आदेश जारी कर दीजिए। लेकिन आप हमें बताने के लिए कहते हैं कि भैया औरंगजेब तो बहुत क्रूर था, सारी मस्जिदें तोड़ दी हमने। आप बता रहे हैं, हम ताली बजा रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा ना अभी पिछले प्रोग्राम में भी आपके कहा था कि जब हमने पता करने की कोशिश करी कुछ लोगों से जो कुंभ में गए थे, भैया आप क्यों कुंभ आए, क्या महत्ता है कुंभ की? बोला हमें तो पता नहीं, आए थे हम भी इनके साथ आ गए। उसको पूछा आप क्यों आए? बोला हम क्यों आए, राष्ट्रपति जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, चीफ जस्टिस जी आए, और भाई साहब जज आए हैं, नौकरशाह आए हैं, तो हम भी आए हैं, तमाम मुख्यमंत्री आए हैं, तो हम भी जब इतने बड़े बड़े विद्वान लोग आ रहे हैं तो हम भी आगे, कुछ ना कुछ होता ही होगा। वैसे मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये सब लोग आए इसलिए मैं भी आ गया। तो जब ऐसी भेड़ आपके पीछे चल रही है तो फिर आपको क्या चिंता है? और इन भेड़ों की कमी बिहार में है ऐसा तो मुझे नहीं लगता, वहां भी तो लोग हैं। तो इसलिए सर इनका अपना एक एजेंडा है जिसके तहत चाहे आरएसएस बयान दे, चाहे मोदी जी बयान दे, उसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती हैं और वो हमें आपको समझ में नहीं आता। जिसको समझाने के लिए ये भाषण देते हैं वो तत्काल समझ जाते हैं सर जी। बिल्कुल। मैं एक चीज और पूछ लूं केपी से लगे एक दो चीजें, दो भतीजे बड़े परेशान कर रहे हैं अपनी बुआओं को। एक तो आज बाहर हो गए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पे भी बड़ी पैनी बारीक नजर रखते हैं, वहां बसपा में वो भतीजे को बाहर कर दिया गया, और उधर हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में भतीजा जो है कहीं ना कहीं बुआ को तकलीफ दे रहा है। ये क्या है? ये जो ट्रिगर दबाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है कि आप दबाइए और हम धीरे से इस रास्ते हाथ मिलाने की तैयारी, ऐसा कुछ देख सकते हैं क्या? देखिए संजीव जी, अगर आप बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी की राजनीति है वो डिफरेंट राजनीति है, लेकिन जो उनका भतीजा है उसका कहना यह है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से अगर मुकाबला करना है तो हमें अत्याधुनिक हथियारों के साथ करना होगा, जैसे वो राजनीतिक हथियार प्रयोग कर रहे हैं, और हमें भी उनके साथ ही चलना पड़ेगा, और हमें जो है हमें भी अडानी जैसे व्यक्तियों को साधना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले उन्हीं की पार्टी और वही लोग आए थे, अडानी का विरोध हम नहीं करेंगे। तो इसको आप समझ के चलिए कि वो दूसरी राजनीति करना चाहते हैं, भाजपा का विरोध भी करना चाहते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि मीठा मीठा जो है खाए जाओ और कड़वा थूक दो, तो वो इस तरह की राजनीति चाहते हैं। ये तो उनका हो गया। अब आप अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश में जो पिछले 20-25 साल से या 30 साल से आप देख रहे हैं मायावती जी का, जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही, आज वो एक विधायक के भरोसे बैठी हुई है, और वो विधायक में भी उसका बसपा का कोई लेन देन नहीं है। जो विधायक है वो अपने बलबूते पे जीते हैं पार्टी के नाम पे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे इन्होंने अपने भतीजे को पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सर्वे सर्वा बनाया, और बाद में पता चला कि वो जिनकी लड़की उनसे ब्याही हुई है वो ज्यादा आगे बढ़ के कर रहे हैं। किसी ने मायावती जी के कान में कह दिया कि ये तो उधर भी बात कर रहे हैं, इधर भी बात कर रहे हैं, और इसके नाते कहीं पार्टी ना हो जाए। दूसरा क्या हो गया, लड़का जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा था उससे भारतीय जनता पार्टी में भी हलचल हो गई। यहाँ के जो हमारे चाणक्य जी थे वो भी घबरा गए, क्योंकि अगर आप याद करें जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में उसकी रैली हुई थी और जिस एग्रेशन के साथ वो आया था, कहीं ना कहीं इनके मतदाताओं में हलचल होनी शुरू हो गई थी। उसको रोकने के लिए तत्काल आदेश हो गए थे हेडक्वार्टर से, और मायावती जी ने तत्काल उनको वापस ले लिया था। तो अभी भी आदेश इसी जगह से हो गए कि इनको हटाइए,
क्योंकि ये रहेंगे तो गड़बड़ करेंगे। नई चीज उत्तर प्रदेश में ये है संजीव जी, मैं अंदर की बात आपको बताऊं कि जो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात को लेकर घबराया हुआ है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो 80-90% दलित प्लस मुस्लिम उनके साथ चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को 2027 में बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। उसके आकलन पे भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई सारे एजेंडे लाने को तैयार है। सबसे पहला एजेंडा उसका यह है कि संभल के थ्रू मथुरा तक पहुंचा जाए, और मथुरा में जो सबसे ज्यादा अनुयायी है वो जाट है और पहले नंबर पे यादव है, क्योंकि यादव कहते हैं कि भाई हम तो कृष्ण जी के वंशज हैं, हम तो यदुवंशी हैं, वो तो गाय चराते थे, हम भी चरवाए हैं, तो हमारे भगवान के मंदिर के ऊपर इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है, इसलिए हम बदला लेंगे। तो उनमें तोड़फोड़ पैदा की जाए, एक तो ये एजेंडा है। दूसरा ये है, अगर ये हथियार अच्छा नहीं चलता है तो जो हथियार नंबर 2 है वो ये है कि अब यूपी का बंटवारा कर दिया जाए। यूपी का बंटवारा करने से जो जाट कूद रहे हैं उनका भी इलाज कर दो, कुछ जाटों को पूर्वांचल में रख दो, कुछ बुंदेलखंड में डाल दो, कुछ को पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाएंगे थोड़ा उसमें डाल दो, कुछ इनको बांट दो ऐसे। और दूसरा यादव को भी 2 हिस्सों में बांट दो, तो यादव कुछ कर ही नहीं पाएगा। और जो सिरदर्दी सबसे बड़ी बनी हुई है योगी नामक से केंद्र के, वो भी निपट जाएगी। एक ही राज्य की मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे ना, तो एक ही हथियार से मायावती का भी इलाज हो जाए, अखिलेश का भी इलाज हो जाए, योगी जी का भी हो जाए। ये रणनीति भी चाणक्य जी तैयार कर रहे हैं। अब आने वाले 2027 से पहले पहले इस तरह की कई सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। केपी सर, ये जो अध्यक्ष की जब बात आती है, अब क्या आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? अब तो ये है कि शायद 8-10 दिन से ज्यादा, 15 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, और अब है लगभग फाइनल स्टेज पर है। तो क्या ये सब वो भी खेल इसके पीछे कहीं कुछ है कि हम इस तरीके से चीजों को प्ले अप करते रहे कि कुछ दाल गल जाए, ऐसा भी कुछ हम देख सकते हैं क्या? देखिए संजीव जी, मैं यहाँ मिहिर जी की बात को आगे बढ़ाता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो बिहेवियर पिछले कुछ दिन से आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मोदी दिखाई नहीं देते जो आक्रामक और वो सब चीजें दिखाई देती थी। इसका सीधा सीधा मतलब है आरएसएस का बहुत भयंकर दबाव है। और जो अभी मिहिर जी ने कहा कि अन्ना की तारीफ करने का जो इस्तीफा मांगा गया था अडवाणी जी से, उसका नाम भी संजय जोशी था। जी 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 जी। और संजय जोशी नामक व्यक्ति अभी जिंदा है और उन्हीं के नाम से इनको जो है पसीना आ रहा है। और संजय जोशी की वापसी पे संघ अड़ चुका है। अब बात